हाय फ्रेंड्स, स्टडी पॉइंट पर आपका पुनः स्वागत है। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि हमारा जो गणित विषय है उसका अध्याय 2 का पार्ट 1 में वीडियो बना चुका हूँ, अपलोड कर चुका हूँ यूट्यूब पर। ये पार्ट 2 वीडियो है। कौन सा वीडियो है? ये अध्याय 2 का पार्ट 2 है। यूपीडीएलएड प्रथम सेमेस्टर के अध्याय 2 का जो है ये पार्ट 2 है और इसमें हेडिंग है अब हमारा। इसके बाद ये अध्याय 2 हमारा ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, आज का वीडियो लास्ट वीडियो अध्याय 2 का, ये 2 ही पार्ट में ख़त्म कर दिया गया है। ठीक, तो एक पार्ट मैं पहले ही पढ़ा चुका हूँ, ये हमारा दूसरा पार्ट है। ठीक है, तो इसमें क्या है, पूर्ण संख्याओं के में गुणा के प्रगुण, ये जो जितने प्रगुण होते हैं, गुणा के प्रगुण, किसके प्रगुण? गुणा के प्रगुण, ये हमारे सिलेबस में है। योग के प्रगुण हमारे सिलेबस में नहीं है। हमारे सिलेबस में क्या है? गुणा के प्रगुण। तो जितना गुणा के प्रगुण होते हैं वे उतने प्रगुण मैं आपको लिखवाऊंगा स्टेप बाय स्टेप और आप देखते चलिए। ठीक है, तो सबसे पहला होता है पूर्ण संख्याओं में गुणा के प्रगुण, ये हेडिंग है। अब कितने प्रगुण होते हैं गुणा के, ये देखने वाली बात होगी। ठीक है, कितने प्रगुण होते हैं? 7 प्रगुण होते हैं। सबसे पहला क्या है? गुणन का समरक प्रगुण। दूसरा है गुणन का क्रम विनिमय प्रगुण। तीसरा है गुणन का शून्य प्रगुण। चौथा है गुणन का तत्समक अवयव प्रगुण। और पांचवा है गुणन का साहचर्य प्रगुण। और छठवां है गुणन का योग पर वितरण प्रगुण। और सातवां है गुणन का घटाने पर वितरण प्रगुण। आइए एक बार फिर से देख लेते हैं। पहला है गुणन का समरक प्रगुण। दूसरा है गुणन का क्रम विनिमय प्रगुण। तीसरा है गुणन का शून्य प्रगुण। चौथा है गुणन का तत्समक अवयव प्रगुण। पांचवा है गुणन का साहचर्य प्रगुण। छठवां है गुणन का योग पर वितरण प्रगुण। और सातवां है गुणन का घटाने पर वितरण प्रगुण। यही इतना हमारे सिलेबस में है। ठीक है, आप बुक से ये मत पढ़िएगा, ये चैप्टर जितना मैं ये बता दे रहा हूँ, जितना हेडिंग ये लिखवा दे रहा हूँ प्रगुण वाला, इतना ही आप हेडिंग तैयार करके एग्जाम में चले जाइए। ठीक है, और आपका एग्जाम में अच्छे से हो जाएगा ये पेपर। ठीक है, तो आइए चलते हैं हम अपने पहले प्रगुण की ओर। ठीक है, हमारा पहला प्रगुण क्या था? गुणन का संवरक प्रगुण। मैं परिभाषा सहित और उदाहरण दे करके आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो जैसे कि पूछ लिया एग्जाम में कि गुणन का संवरक प्रगुण क्या होता है। ठीक है, तो आप ये परिभाषा लिखेंगे क्या? यदि ए और बी दो पूर्ण संख्याएं हों। मैं पूर्ण संख्याओं को क्या माना हूँ? ए और बी। पूर्ण संख्या आपको पहले ही बता चुका हूँ मैं, पीछे का वीडियो मेरा जा करके देख लीजिएगा, पूर्ण संख्याएं किसे कहते हैं। ठीक है, तो यदि ए और बी दो पूर्ण संख्याएं हों, पूर्ण संख्या मतलब कोई पूरा संख्या, जैसे 0 हो या 1 हो या 2 हो, कोई भी हो। ठीक, तो उनका गुणनफल एक पूर्ण संख्या होगी। उनका जो गुणनफल भी होगा वो भी एक पूर्ण संख्या ही होगी। ठीक है, इसे ही गुणन का संवरक प्रगुण कहते हैं। जैसे मान लेता हूँ 5, ए के जगह पे कौन सी संख्या मैंने मान लिया? 5। कोई भी संख्या आप मान सकते हो, यहाँ पे उदाहरण में दिखा सकते हो। और बी के जगह पे कोई पूर्ण संख्या मैंने मान लिया 3। ठीक है, तो 5 गुणे 3 क्या हो जाएगा? 5 3 15। क्यों ऐसा लिखा हूँ? क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है दो पूर्ण संख्याएं हों तो उनका गुणनफल, गुणनफल मतलब उनको गुणा करने के बाद जो फल आता है उनका, तो वो कितना आएगा? 15। ये भी एक पूर्ण संख्या ही होगा। ठीक है, 15 भी एक पूर्ण संख्या ही होता है। तो गुणन का समरक प्रगुण क्या होता है? यदि ए और बी दो पूर्ण संख्याएं हों तो उनका गुणनफल एक पूर्ण संख्या होगी। इसे ही गुणन का समरक प्रगुण कहते हैं। ठीक है, तो ये उदाहरण में दिखा देंगे, कोई भी दो संख्याओं का गुणा करके जितना गुणा में आएगा वो दिखा देंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा? परिभाषा सहित, उदाहरण सहित परिभाषा हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा जो दूसरा हेडिंग है वो क्या है? गुणन का क्रम विनिमय प्रगुण। तो इसमें क्या होता है? यदि ए और बी दो पूर्ण संख्याएं हों तो ए गुणे बी बराबर बी गुणे ए होता है। यानी अगर पहले वाले को संख्या को दूसरी वाली संख्या से गुणा किया जाए, और या तो दूसरी वाली संख्या पहले स्थान पर रखकर पहला स्थान वाला संख्या दूसरी स्थान पर ले जाकर गुणा किया जाए, तो दोनों का आंसर जो आता है वो बराबर आता है। इसीलिए यहाँ पे बराबर बीच में लगाया गया है। ए गुणे बी के बीच में और बी गुणे ए के बीच में बराबर लगाया गया, यानी दोनों का गुणा अदल बदल करके, स्थान उनका परिवर्तन करके भी गुणा करने पर कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इसे क्या कहते हैं? गुणन का क्रम विनिमय प्रगुण कहते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हूँ 5 गुणे 8। मान लेता हूँ कोई संख्या है 5 और दूसरी संख्या है 8। ए के जगह पे मैंने कोई संख्या 5 लिख दिया। कोई भी संख्या हो सकता है ए और बी के जगह पे। ठीक है, लेकिन दोनों अलग अलग होंगे। ए के जगह पे कोई और संख्या होगा, बी के जगह पे कोई और संख्या होगा। तो ए के जगह पे मान लेता हूँ मैंने एक संख्या, पूर्ण संख्या 5 मान लिया और दूसरा
बी की जगह पे 8 मान लिया, तो इनको गुणा करने पर वही चीज़ आएगा जो 8 को पहले रख करके पहले स्थान पर और 5 को दूसरे स्थान पर रख करके गुणा करेंगे, यानी 5 अट्ठे 40 और 8 पचे 40, दोनों उत्तर एक ही आया ना। तो इसीलिए ये जो आते हैं ये क्या होंगे, बराबर होंगे। यदि किन्हीं भी दो पूर्ण संख्याओं को आपस में उनका स्थान बदल कर भी गुणा किया जाए, लेकिन वो संख्याएं वही रहें, ठीक है, और उनका सिर्फ स्थान बदल कर उनको आपस में गुणा किया जाए, तो ये जो उत्तर आता है दोनों का वो क्या होता है, बराबर ही आएगा। तो इसे ही गुणन का क्रम विनिमय प्रगुण कहते हैं, ठीक है। अब आइए हम चलते हैं अपने तीसरे प्रगुण। हमारा जो तीसरा प्रगुण है वो क्या है, गुणन का शून्य प्रगुण। क्या है, गुणन का शून्य प्रगुण। तो इसमें क्या है, किसी पूर्ण संख्या और शून्य का गुणनफल शून्य होता है, इसे ही गुणन का शून्य प्रगुण कहते हैं। ये बहुत ही आसान है। किसी पूर्ण संख्या, कोई भी पूर्ण संख्या है, उसको अगर शून्य से गुणा किया जाए तो गुणनफल हमारा जो आएगा, यानी जो उत्तर आएगा हमारा गुणनफल, यानी कि जो उत्तर गुणा करने पे जो आता है उसे ही गुणनफल बोलते हैं। दो चीज़ों को गुणा करने पर जो उत्तर आता है उसे ही गुणनफल बोलते हैं, ठीक है। तो किसी भी पूर्ण संख्या और शून्य को, अगर किसी पूर्ण संख्या को शून्य से गुणा किया जाए तो उत्तर जो आएगा हमारा वो शून्य आएगा, इसे ही गुणन का शून्य प्रगुण कहते हैं। जैसे पहला उदाहरण मैंने दिखा दिया, आपको एक ही उदाहरण दिखाने की ज़रूरत है एग्जाम में, कोई ज़रूरी नहीं है कि तीन उदाहरण दिखाओ। मैं एक दिखा दे रहा हूँ, चलिए मैं 2-3 दिखा दे रहा हूँ आपको। जैसे 5 कोई एक पूर्ण संख्या है, उसको मैंने 0 से गुणा कर दिया तो उत्तर मेरा क्या आएगा, 0 ही आएगा, ठीक है। और अगर 6 है, 6 को भी 0 से गुणा कर दिया जाए तो भी 0 ही आएगा। और मान लेता हूँ कि पहले 0 से गुणा कर दिया जाए, पहले 0 रख करके 4 से, किसी भी संख्या को चाहे आगे 0 रख के चाहे पीछे रख के, तो हमारा क्या आएगा, उत्तर जो आएगा 0 आएगा, यानी गुणनफल जो आएगा हमारा वो क्या आएगा, 0 आता है। तो अगर पूछ लिया एग्जाम में कि गुणन का शून्य प्रगुण क्या होता है, तो हम लिखेंगे किसी पूर्ण संख्या और शून्य का गुणनफल शून्य होता है, इसे ही गुणन का शून्य प्रगुण कहते हैं। एक उदाहरण दिखा दीजिए, कोई भी पूर्ण संख्या लिख करके गुणे कर देना 0 और बराबर 0, बस हो गया। अब हमारा चौथा प्रगुण है, क्या है, गुणन का तत्समक अवयव, प्रगुण भी बोलते हैं इसे। गुणन का तत्समक अवयव प्रगुण, हेडिंग क्या है, गुणन का तत्समक अवयव प्रगुण, यानी कि यदि किसी पूर्ण संख्या को 1 से गुणा किया जाए तो गुणनफल वही पूर्ण संख्या ही आती है, गुणनफल में कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसे ही गुणन का तत्समक अवयव कहते हैं। बहुत ही आसान है गुणन का तत्समक अवयव। जो गुणन का हमारा तत्समक अवयव होता है वो क्या होता है, यदि किसी पूर्ण संख्या को 1 से गुणा किया जाए तो गुणनफल वही पूर्ण संख्या ही आती है, गुणनफल में कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसे ही गुणन का तत्समक अवयव कहते हैं। जैसे कोई भी पूर्ण संख्या है, जैसे मान लेता हूँ कि 3 है, अगर 1 से गुणा किया जाए तो हमारा उत्तर जो आएगा, गुणनफल जो आएगा वो 3 ही आएगा। मान लेता हूँ 4 है कोई पूर्ण संख्या और 1 से गुणा किया जाए तो 4 ही आएगा। मान लेता हूँ कोई पूर्ण संख्या 8 है, अगर 1 से गुणा किया जाए तो हमारा जो उत्तर आएगा वो 8 ही आएगा, ठीक है। तो एग्जाम में अगर ये हमारे पूछा कि गुणन का तत्समक अवयव प्रगुण क्या होता है, तो लिखिएगा यदि किसी पूर्ण संख्या को 1 से गुणा किया जाए तो गुणनफल वही पूर्ण संख्या ही आती है, गुणनफल में कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसे ही गुणन का तत्समक अवयव कहते हैं। जैसे ऐसे एक दिखा दीजिए, कोई पूर्ण संख्या लिखिएगा 4 5 6 10 15 कोई भी, और गुणे 1 कर दीजिएगा, तो जितना गुणा करने पर, जैसे मान लेता हूँ कोई संख्या लिखे 14, गुणे 1 बराबर 14 लिख देना। 3 गुणे 1, किसी भी चीज़ में 1 का गुणा करेंगे तो वही चीज़ तो रहेगा, तो वही चीज़ यहाँ पे है कि 3 को गुणा कर दिया मैंने 1 से, तो क्या हो गया हमारा 3 आया, यानी कि तो इस परिभाषा पे ये बैठा कि नहीं, सटीक बैठा कि नहीं, 3 गुणे 1 बराबर 3, यानी कि 3 कोई पूर्ण संख्या, उसको 1 से गुणा किया गया तो वही पूर्ण संख्या ही आया हमारा जो गुणनफल, जो उत्तर आया, ठीक है, कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ, ठीक। तो ये हमारा क्या कहलाया, गुणन का तत्समक अवयव प्रगुण। अब हमारा जो अगला हेडिंग है वो क्या है, अगला प्रगुण जो है 5वां नंबर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वैसे भी सभी इंपॉर्टेंट, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक। तैयार तो आपको सातों के सातों करना पड़ेगा, ठीक है। ये क्या है 5वां, गुणन का साहचर्य प्रगुण। ये क्या होता है, यदि कोई 3 पूर्ण संख्याएं, अब कितनी संख्याएं हो गई, कोई 3 पूर्ण संख्याएं A, B तथा C हों, जरूरी नहीं है कि A B C ही हों,
ये ए बी सी ऐसे मान लिया गया, इन तीनों के जगह पे कोई भी पूर्ण संख्या ले सकते हैं हम, ठीक है। तो यदि कोई तीन पूर्ण संख्याएं ए बी तथा सी हों तो ए गुणे बी एक कोष्टक में, फिर गुणे सी जो होगा वो बराबर आएगा किसके, ए गुणे कोष्टक में बी गुणे सी, ये दोनों क्या होंगे, बराबर ही होंगे। जैसे मैंने मान लिया ए की जगह पे 5 और गुणे 6, ठीक है, और गुणे 3 की जगह पे क्या, सी की जगह पे 3 संख्या मान ली। तो ए के जगह पे 5 माना हूँ, बी के जगह पे 6, सी के जगह पे 3। तो इस साइड भी इसके जगह पे भी वही चीज़ लिखना पड़ेगा, ए के जगह पे क्या लिखना पड़ेगा 5 और गुणे, और कोष्टक में अब की बार कोष्टक यहाँ लगा है, ठीक है, इस बार कहाँ लगा था, यहाँ लगा था, ठीक। तो कोष्टक को एक दूसरे जगह पे चेंज करने पे भी कोई परिवर्तन नहीं होता है। अभी देखिएगा उत्तर में ए की जगह पे क्या लिखा 5 और गुणे कोष्टक में बी के जगह पे क्या था यहाँ पे 6, तो यहाँ पे 6 रहेगा और सी के जगह पे 3, ठीक। तो इसको जब हल करेंगे तो कितना आएगा, 5 छक 30 और गुणे 3 बराबर 5 गुणे, पहले कोष्टक वाले को हल किया जाता है, 6 त्रिक 18, तो 30 तियाँ 90 बराबर 18 पचे 90, कोई परिवर्तन हुआ नहीं हुआ, ठीक है। मैंने हल करके भी आपको दिखा दिया, यहाँ ब्रैकेट लगा था और यहाँ पर बी और सी पे ब्रैकेट लगा था, यहाँ ए और बी में ब्रैकेट लगा था, कोई भी उत्तर में परिवर्तन हुआ, दोनों का उत्तर हमारा क्या आया, 90 ही आया, ठीक है। तो हमको ये हल करके नहीं दिखाना एग्जाम में, मैं तो सिर्फ समझाने के लिए आपको ये हल किया था। एग्जाम में आएगा कि गुणन का साहचर्य प्रगुण क्या होता है, तो आप लोग ऐसे लिखिएगा, यदि कोई तीन पूर्ण संख्याएं ए कॉमा बी तथा सी हों तो ए गुणे बी एक कोष्टक में लिखिएगा गुणे सी बराबर ए गुणे एक कोष्टक में लिख दिया गया बी गुणे सी होता है। जैसे 5 गुणे 6 और कोष्टक बंद गुणे 3 बराबर 5 गुणे और कोष्टक बंद 6 गुणे 3। यहाँ पे 5 और 6 और 3 की जगह पे कोई भी संख्या आप ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन जहाँ जहाँ ए और बी और सी का स्थान पहले में ए के जगह पे जो चीज़ लिखेगा वही चीज़ दूसरे वाले में भी ए के जगह पे होना चाहिए। जो पहले में बी के जगह पे रहे वही दूसरे में भी बी के जगह पे होना चाहिए। जो पहले में सी के जगह पे रहे वही तीसरे में भी, उस साइड वाले में भी सी के जगह पे होना चाहिए, ठीक है। तो अब आते हैं हम अपने छठवें प्रगुण की ओर, ठीक है। हमारा छठवां प्रगुण क्या है, गुणन का योग पर वितरण प्रगुण। क्या है, गुणन का योग पर वितरण प्रगुण। ये क्या होता है, यदि कोई तीन पूर्ण संख्याएं ए कॉमा बी तथा सी हो तो ए गुणे कोष्टक में उस बार गुणे गुणे दोनों जगह पे कोष्टक में था, लेकिन इस बार क्या है थोड़ा सा ही चेंज हो गया, ठीक। ए गुणे इस बार जो कोष्टक में है बी प्लस सी और उधर क्या है ए गुणे बी प्लस ए गुणे सी, ठीक होता है। इसे ही गुणन का योग वितरण प्रगुण कहते हैं, ठीक। अगर एग्जाम में आया तो क्या लिखेंगे, यदि कोई तीन पूर्ण संख्याएं ए कॉमा बी तथा सी हों तो ए गुणे कोष्टक में बी प्लस सी बराबर ए गुणे बी प्लस ए गुणे सी होता है। इसे ही ये आया कैसे, ये चीज़ मैं बताता हूँ। देखो पहले ए का गुणा किस में किया गया, बी में, तो ए गुणे बी हो गया, फिर प्लस है तो प्लस चिन्ह यहाँ लगा, फिर ए का गुणा किस में किया गया, सी में, ए गुणे सी हो गया, ठीक है। तो जैसे अब इसको लिखेंगे, एग्जाम्पल लिखेंगे, जैसे ए के जगह पे हमने मान लिया कि 5 है, यही जो नियम है इसी को फॉलो करते हुए यहाँ लिखेंगे, और उसके बाद गुणे है तो गुणे लगाएंगे, और कोष्टक में बी के जगह पे मैंने मान लिया 4 है और प्लस सी के जगह पे मैंने मान लिया 6 है, तो यहाँ पे भी ए गुणे क्या है, बी है, तो ए गुणे यानी 5 गुणे बी के जगह पे 4 और प्लस बी एक ए गुणे सी यानी ए के जगह पे 5 और गुणे सी के जगह पे 6, ठीक है। अब इसको हल करेंगे हम, आपको एग्जाम में हल नहीं करना है, ठीक है। मैं सिर्फ हल करके दिखा रहा हूँ कि दोनों साइड में बराबर आएगा कि नहीं आएगा। तो 5 गुणे 6 और 4 कितना होता है, 10। ये बोर्ड मास में आपको बताया हूँ मैं कि पहले गुणे को हल किया जाता है कि पहले मतलब ब्रैकेट को कि पहले बाहर वाले को। तो ये बोर्ड मास जा करके आप पीछे मेरे वीडियो में बोर्ड मास का बनाया हूँ उसको देख लीजिएगा, ठीक है, अगर ये ना समझ में आ रहा हो। तो 5 चौको 20 और प्लस 6 पचो 30, 10 पचे 50 बराबर 30 और 20 कितना हो गया 50। 50 इधर भी आया और बराबर में 50 इधर भी आया, यानी कि दोनों तरफ क्या आया, बराबर आया, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे परिभाषा में लिखा गया है ए गुणे ब्रैकेट में बी प्लस सी, और ये ए गुणे बी प्लस ए गुणे सी, ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। तो गुणन का योग पर वितरण प्रगुण हमारा यही है, एग्जाम में आएगा अगर ये तो ये लिख देना, ठीक है। अब हमारा जो लास्ट और 7वां प्रगुण है वो क्या है, गुणन का घटाने पर वितरण प्रगुण। अभी था गुणन का योग पर, योग मतलब जोड़ यानी प्लस पर,
और यहाँ पे क्या है गुणन का घटाने पर, तो सब कुछ वैसे रहेगा, सिर्फ वहाँ पे जहाँ प्लस था और यहाँ पे क्या हो जाएगा उसी की जगह पे माइनस हो जाएगा। बस यदि कोई तीन पूर्ण संख्याएं a, b तथा c हो तो a गुणे ब्रैकेट में b माइनस सी बराबर a गुणे b, और वहाँ पे प्लस था और यहाँ पे माइनस है ब्रैकेट में, तो यहाँ पे भी माइनस रहेगा, माइनस a गुणे c होता है। ठीक, इसे ही गुणन का घटाने पर वितरण प्रगुण कहते हैं। जैसे a के जगह पे मान लिया 8 गुणे b के जगह पे 7 और c के जगह पे 5, तो a गुणे b यानी 8 गुणे 7 माइनस 8 गुणे 5। इसको अभी हम हल करके दिखा देते हैं कि दोनों तरफ बराबर आता है कि नहीं आता है। ठीक, तो 8 गुणे 7 में से 5 जाए कितना बचेगा 2 बराबर 8 सत्ते 56 माइनस 8 बचे 40, 8 दूना कितना हो जाएगा 16, 56 में से 40 गया कितना बचेगा 16। दोनों तरफ बराबर आया कि नहीं आया, 16 इधर भी आया 16 उधर भी आया। ठीक है, तो हमारा एग्जाम में अगर आएगा गुणन का घटाने पर वितरण प्रगुण, तो हम लिखेंगे यदि कोई तीन पूर्ण संख्याएं a, b तथा c हो तो a गुणे ब्रैकेट में b माइनस सी बराबर a गुणे b माइनस a गुणे c होता है। इसे ही गुणन का घटाने पर वितरण प्रगुण कहते हैं। एग्जाम्पल में कोई भी a और b और c के जगह पे कोई संख्याएं लिख दीजिएगा। जो यहाँ a और b और c के जगह पे लिखेंगे वही चीज़ यहाँ भी a और b और c के जगह पे लिखेंगे। बस यही इतना रहने देना, बस यही इतना हो जाएगा। ठीक है, इसको हल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक, या तो हल भी कर दीजिएगा तो और भी अच्छा रहेगा। ठीक है, बस आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। अब हमारा यहीं पर अब इसी अध्याय में हमारे कुछ इस प्रगुण पे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। तो आइए हम चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। लेकिन इस क्वेश्चन को लगाने के लिए हमको सभी प्रगुण के बारे में जानकारी पहले से ही रहनी चाहिए। ठीक है, तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। ऐसा भी एग्जाम में आया हुआ है और आगे भी आ सकता है। ठीक है, तो देखेंगे संख्या युग्म, युग्म मतलब होता है जोड़ा, यानी जो कोष्ठक में है वो जोड़ा जोड़ा है। 4,5 एक जोड़ा है, 7,10 एक जोड़ा है। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे जोड़ा दिए जा सकते हैं। को गुणा के क्रम विनिमय प्रगुण की पुष्टि कीजिए। इसको किसकी पुष्टि करनी है, क्रम विनिमय प्रगुण की पुष्टि करना है। गुणा के क्रम विनिमय पुष्टि प्रगुण की। अब बताओ गुणा के क्रम विनिमय प्रगुण की जो प्रगुण था वो क्या था, a गुणे b बराबर b गुणे a होता है। यानी कोई पहले संख्याओं को उनका स्थान बदल करके गुणा करने पर भी कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक, तो यहाँ पे भी ऐसे ही करेंगे। देखिए बस ऐसा क्वेश्चन आया एग्जाम में तो बस ऐसे कर देंगे। पहले जोड़े में क्या है 4 और 5, यानी कि 4 को a मान लेते हैं और 5 को b, तो ऐसे लिख देंगे 4 गुणे 5 और बराबर लिख देंगे 5 को पहले और 4 को बाद में, ही सिर्फ स्थान बदला जाता है बस। तो 4 पच्चे 20 और बराबर 5 गुणे 4 यानी 5 चौके 20, बस लिख दीजिएगा। अतः जो चीज़ पूछ रहा है क्रम विनिमय प्रगुण की पुष्टि होती है। बस इस तरीके से एग्जाम में आप लोग कर दीजिएगा। ये मान लेता हूँ कि ए वाला मतलब ये वाला हो गया। अब हम बी नंबर पे अगर ऐसे ही 2-3 दे दिया तो ए और बी करके लगाएंगे। ये बी वाला, ये मान लेता हूँ कि बी वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो फिर इसको लिखेंगे 7 गुणे 10 बराबर 10 गुणे 7। सिर्फ स्थान ही परिवर्तन होता है, इनका संख्याएं वही रहती हैं। ठीक है, जो ए की जगह पे उसको बी की जगह पे लिख देंगे उस साइड, जो बी की जगह पे इस साइड है उसको ए की जगह। 7 दहियम 70 बराबर 10 सत्ते 70, फिर वही चीज़ लिख दीजिएगा। अतः क्रम विनिमय प्रगुण की पुष्टि होती है, पुष्टि होती है। बस एग्जाम में ऐसा है, बस ऐसे ही हल करके लगा देंगे। ठीक है, अब आएंगे हम अपने अगले क्वेश्चन। अब वो क्वेश्चन क्रम विनिमय पर पूछा था और अब ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि पूर्ण संख्याएं 6, 8 और 12, यहाँ पूर्ण संख्याएं दी गई हैं तीनों 6, 8, 12 को लेकर के गुणा के साहचर्य नियम की पुष्टि कीजिए। तो हमारा जो साहचर्य नियम था वो क्या था, a गुणे b एक कोष्ठक में, पहले कोष्ठक में a गुणे b, यहाँ भी लिख देते हैं। पहले वाले को a मानते हैं, दूसरे वाले को b और तीसरे वाले को c। तो हाल में लिखेंगे a गुणे b यानी कि 6 गुणे 8 और फिर क्या है गुणे c यानी कि यहाँ पे गुणे 12 और फिर बराबर है। फिर दूसरी तरफ क्या है a गुणे कोष्ठक में b गुणे c यानी कि
6 गुणे कोष्टक में 8 और गुणे 12, यही चीज़ है। इसको हम हल कर देते हैं। तो 8 छक 48, पहले कोष्टक वाले को हल करेंगे। 8 छक 48, कोष्टक हट गया, गुणे 12, 6 गुणे 12 अट्ठे 96, इसको गुणा करेंगे। 12 अट्ठे 96 के 6 हासिल 9, 12 चौके 48, 2 50 7 57, 576 आया। इसको गुणा करेंगे। 6 चौक 36, 6 हासिल 3, 6 9 54 3 57, इधर भी 576 आया। दोनों तरफ बराबर आया ना। तो जो प्रगुण होता है इसमें क्या होता है, ये दोनों क्या होते हैं, सहचर प्रगुण में दोनों तरफ बराबर ही आता है। ठीक, तो यहाँ पे सहचर प्रगुण हुआ कि नहीं हुआ हमारा। ठीक, नियम पे एकदम नियम जो हमारा होता है उसी को लेकर के हम इन संख्याओं को उसके जगह पे वैल्यू रख करके, बस ये यहाँ तक हमको नियम पता ही था, बस सिर्फ इसको वैल्यू रख करके हल कर दिए, मान रख करके। तो क्या लिखेंगे, अतः गुणा के साहचर्य नियम की पुष्टि होती है। ठीक है, तो साहचर्य नियम और क्रम विनिमय प्रगुण पर आपका मैं क्वेश्चन 2 लगवा चुका हूँ। ठीक है, अब हमारा इस पर भी क्वेश्चन आता है इस तरीके से भी, वितरण प्रगुण का प्रयोग करके। अब क्या आ गया, वितरण प्रगुण। हमारा जो वितरण प्रगुण होता है वो कितने होते हैं, 2 होते हैं, एक योग पर और एक घटाने पर वितरण प्रगुण। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन में ये नहीं देगा कि योग पर वितरण प्रगुण के द्वारा हल कीजिए या घटाने पर वितरण प्रगुण के द्वारा। आपको यहाँ पे खुद दिमाग लगाना है कि योग के द्वारा लगाएंगे कि घटाने के द्वारा। ठीक है, तो अभी मैं बताता हूँ कि कैसे पता करेंगे किसके द्वारा लगाते हैं। ए वाला क्वेश्चन है, क्या है, 36 गुणे 103। ए वाला जो है वो क्वेश्चन है, क्या है, 36 गुणे 103 और बी वाला क्वेश्चन है 18 गुणे 97। ठीक है, तो कैसे लगाएंगे इसको देखिए, हल करते हैं। हल करेंगे किसको, ए वाले को। कितना है, 36 गुणे 103। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले वाले को ऐसे ही रहेंगे क्योंकि इसको हम ए मानते हैं। ठीक है, वितरण प्रगुण क्या होता है, ए गुणे कोष्टक में बी प्लस सी या तो ए गुणे कोष्टक में बी माइनस सी। तो ये बताइए यहाँ पे प्लस सी लगेगा कि माइनस सी लगेगा, ये हम आपको बताते हैं। ये 100 के बिल्कुल नज़दीक है 3, यानी कि 100 से 3 ज़्यादा है ना, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, बी प्लस सी। ठीक, गुणे 100 प्लस क्या लिख सकते हैं, 3। ठीक, तो अब क्या करेंगे, क्या होता है, ए गुणे बी और प्लस बी गुणे सी, यही तो होता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 36 को यहाँ क्या होता है, ए गुणे बी यानी कि 36 और गुणे 100 और प्लस ए गुणे सी यानी 36 और गुणे 3, यही तो होता है, बराबर 36 का 100 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 3600 आएगा, प्लस 36 तिया 108। ठीक, 3600 और 108 3700 क्या आ जाएगा, 8। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। बस इसमें और कुछ करना नहीं था। ठीक है, अब बी वाले को हम हल करते हैं। बी वाला क्या था, 18 गुणे 97। तो क्या होता है, ए गुणे, हल करेंगे इसको, यहाँ भी हल एक बार हल लिख दिए ना तो बस हो गया। यहाँ भी अब बी वाला नंबर तो 18 और गुणे ए वाले को ऐसे ही रखते हैं। यहाँ पे कोष्टक में दिमाग लगाएंगे कि बी माइनस सी लिखना है कि बी प्लस सी लिखना है। ठीक है, ये बताइए आप, 97 जो है वो 100 के नज़दीक, मतलब ये देखना है कि कौन सा, जैसे यहाँ पे 100 लिखा तो गुणा करने में आसानी हो गया 3600, ऐसे ही यहाँ ये चीज़ नियम क्यों बनाया गया है कि गुणा करने में आसानी हो हल करने के लिए। ठीक है, तो क्या होगा, 97 जो है वो 100 के नज़दीक है, तो पहले 100 लिख देंगे, फिर माइनस 100 में से कितने को माइनस कर देंगे, 97 बन जाए 3 को। बस अब क्या होता है, ए गुणे बी यानी 18 गुणे 100, माइनस है तो माइनस लगाएंगे, और फिर ए गुणे सी। बस 18 का 100 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1800 माइनस 18 तिया 54, माइनस कर देंगे 54 6 60 40 100, कितना बचेगा 1746। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। बस एग्ज़ाम में अगर ऐसे पूछा कि वितरण प्रगुण का प्रयोग करके
क्वेश्चन दे दिया कि इसको हल कीजिए, तो हम दिमाग लगाएंगे कि वहाँ पे 1000 के आसपास है कि 100 के आसपास है। अगर 100 के आसपास से कुछ कम रहेगा तो वहाँ पे माइनस का यूज करेंगे कोष्टक में, और अगर 100 से ऊपर या 1000 से थोड़ा सा ऊपर, ठीक है, या 50 से थोड़ा सा ऊपर या 10 से थोड़ा सा ऊपर या 20 से थोड़ा सा ऊपर रहेगा, मतलब जिसको गुणा करने में आसानी हो उसी के आसपास देखेंगे। 10 के आसपास देखेंगे, 20 के, 30 के, 40 के, 50 के, 60 के, 70 के, 80 के, 90 के, 100 के, ठीक है। अगर थोड़ा सा उससे कम रहता है तो बी माइनस सी लगाएंगे, और अगर थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा तो बी प्लस सी लगाएंगे, ठीक है। इस तरीके से हम हल करके इसका आंसर दिखाएंगे, ठीक। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न इस तरीके का हो सकता है, ये हमारा लास्ट है। अब एग्ज़ाम में इस तरीके से भी क्वेश्चन आ चुके हैं पहले भी, ठीक है, अब भी आ सकते हैं। तो इस तरीके का भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि एक कथन दिए हुए हैं, ये क्वेश्चन दिए हुए हैं, इसको हल करके इस तरफ का भी और इस तरफ का हल करके बताना है कि ये जो दिए गए कथन है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक को एक कथन बोलेंगे, ठीक है, ये सही है कि नहीं, मतलब इसको हल करने पे जितना आएगा उसके बराबर इसको हल करने पर आएगा कि नहीं, यही चीज़ हमको दिखाना है, ठीक है। तो हम हल में पहला वाला नंबर लिखेंगे, यानी ये वाला क्वेश्चन 9 गुणे, इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो ऐसे ही हल करेंगे। पहले जो दिया है उसको उतार लेते हैं, सिर्फ बताना हल करके कि सही है कि नहीं है, यानी दोनों तरफ बराबर आएगा कि नहीं आएगा। तो इस तरफ वाले को हल करते हैं। 9 गुणे पहले कोष्टक में हल होता है, यानी 8 और 4 कितना हो जाएगा 12, ये 9 8 72 और प्लस 9 चौक 36, ये 12 9 108 बराबर 72 और प्लस 36, ये कितना आ जाएगा 108, ये 72 और 36 108, दोनों तरफ बराबर आया ना, तो लिखेंगे बराबर आ गया तो लिखेंगे अतः कथन सत्य है। दूसरा वाले को भी लगा लेते हैं यहीं नीचे। दूसरा वाला क्या है, 6 गुणे 10 प्लस 7 बराबर 6 गुणे 10 प्लस 6 गुणे 7, इसको भी हल करके दिखा देते हैं। ऐसे एग्ज़ाम में हल करके दिखाना पड़ेगा 6 गुणे, तब तो जानेंगे कि सही है कि नहीं है। 10 और 7 कितना हो जाएगा 17 बराबर 6 दहयम 60 प्लस 6 सत्ते 42, 17 छक्का 102 और 60 और 42 कितना हो जाएगा 102, दोनों तरफ बराबर आया ना, तो लिखेंगे अतः कथन सत्य है। इस तरीके से भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, पहले भी एग्जाम में आ चुके हैं, ठीक है। तो बस वो जो प्रगुण होता है उसका परिभाषा पूछ सकता है, या तो उस प्रगुण के आधार पर इस तरीके का प्रश्न पूछ सकता है, ठीक है। अगर एग्जाम में आया कि ऐसे ही कथनों की ये जो कथन दिए हुए हैं इनका सत्यता की प्रतिशतता, मतलब देखिए चेक करिए लगा करके क्वेश्चन को कि दोनों तरफ बराबर आते हैं कि नहीं। अगर दोनों तरफ बराबर आ गए तो फिर हमारा जो कथन यानी जो आता है कथन सत्य है, और अगर दोनों तरफ बराबर नहीं आए तो लिखेंगे अतः कथन असत्य है। असत्य मतलब गलत है, ठीक है, ओके। तो बस आज के लिए बस इतना ही। अब यहीं पर हमारा ये चैप्टर यानी अध्याय 2 जो है वो ख़त्म होता है, ठीक है। आपको ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और ऐसे ही बहुत सारे वीडियो को देखने के लिए लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाइए जितने भी फर्स्ट सेमेस्टर के आपके पहचान के लोग हों, ठीक है।